नमस्कार, कानपुर से यूपी की रफ्तार लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ। वैभव मिश्रा हमारे साथ, हमारी सहयोगी अनामिका भी कन्नौज से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, शुक्रिया वैभव। सबसे पहले तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। हमारे साथ दर्शक जो जुड़े हुए हैं, कानपुर से कन्नौज तक हुई अब तक की देश की सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की। दरअसल ये कार्रवाई खत्म तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कैश, सोना, चांदी, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं, उसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते। नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि कौन है तहखाने से मिले अरबों रुपए का मालिक। 23 किलो सोने का क्या है राज? क्या है इत्र लोक से मिले 6 करोड़ के चंदन के तेल का रहस्य? ये वही सवाल जिसने यूपी की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। छापेमारी में अब तक 196 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नोटों की गड्डियां, सोने, चांदी और चंदन के तेल को तहखाने में छिपा कर रखा गया था। कल जो चंदन का तेल अंदर मिला था, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, इन गत्तों में भरकर उन तमाम सैंपल्स को लेकर जाया जा रहा है। अगर इसमें परफ्यूम है तो उसमें चंदन के तेल का सैंपल लिया गया है। पीयूष जैन के खिलाफ जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। 7 दिनों तक चली छापेमारी में कानपुर से 177 करोड़ 45 लाख रुपए और कन्नौज से 19 करोड़ रुपए यानी कुल 196 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। छापेमारी में 23 किलो सोना, 6 करोड़ के चंदन का तेल मिला है। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट। हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है, ये बिगेस्ट कैश रिकवरी। कार्रवाई पूरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस खजाने का असली मालिक पीयूष जैन ही है या कोई और है जो अब भी रहस्य बना हुआ है। इसी सवाल को लेकर यूपी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तय हो गई। 2022 में जीत पक्की करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे मुख्यमंत्री योगी फर्रुखाबाद पहुंचे और मिले नोटों को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है। नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। इससे पहले कल यानी मंगलवार को कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी छापेमारी में मिले सोने, चांदी और नोटों को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान किसी नेता या पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ और सटीक था। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटबंदी की सियासत में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कानपुर में मिले नोट के लिए सीधे नोटबंदी की विफलता से जोड़ दिया गया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से पूछा, नोटबंदी के बाद भी पैसा कहां से आया? क्या नोटबंदी नाकाम हुई? प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000, 1000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। कानपुर और कन्नौज से मिले नोट सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, जिसको भुनाने में सभी पार्टियां जुट गई हैं। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि अरबों रुपए इकट्ठा करके क्यों रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखा आपने किस तरीके से इस कैश कांड के बाद राजनीति तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, चुनाव नजदीक है, मौका मिल गया है राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पर हमला करने का। अगली रिपोर्ट में क्या है बताएंगे वैभव। अनामिका, बिल्कुल यूपी की रफ्तार में अगली रिपोर्ट कानपुर से है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में रैली थी, लेकिन इस रैली के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी साजिश रची जिसने वाकई सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी, जो ऑल्टो गाड़ी थी, उस ऑल्टो गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाकर उस गाड़ी पर पथराव कर दिया। पूरी कोशिश ये थी कि कैसे भी करके माहौल में तनाव पैदा कर दिया जाए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनकी ये साजिश पूरी तरह से नाकामयाब रही। तो इसलिए सड़कों पर हंगामा, बवाल और कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्रदरहुड के जो बॉस हैं उनको जो है वो किस तरह से जो है वो फिर से सत्ता तक पहुंचाया जाए। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। डिकोड हुआ हिंसा का समाजवादी प्लान। साजिश बेनकाब, सियासत बेहिसाब। पुतला, पत्थर, आगजनी, हिंसा का प्लान था रेडी। ये और कुछ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है अपने गुंडा राज का समाजवादी पार्टी द्वारा। पहले हिंसा का प्लान बनाया, फिर तोड़फोड़ को अंजाम दिया, उस तोड़फोड़ का बनाया वीडियो, फिर वीडियो वायरल कर दिया। पुख्ता प्लानिंग थी जिसकी आड़ में नफरत की राजनीति करनी थी, लेकिन सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। यही गाड़ी जिससे सारे शीशे कल तोड़े गए थे और इसी के सामने आपने देखा ऐसे पथराव हो रहा था। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। ये पूरा मामला असल में आपको बता दें, ये जो सचिन केसरवानी लड़का था, इसी ने पूरी घटना को प्लान्ड वे में अंजाम दिया था। सामने आई ये तस्वीर कानपुर की है। इस घटना को उस दिन अंजाम दिया गया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में मौजूद थे। कानपुर को मेट्रो का तोहफा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लाल टोपी पहने कुछ लोग सड़क पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। तोड़फोड़ करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि जिस गाड़ी को तोड़ा जा रहा है वो गाड़ी किसी बीजेपी नेता की है। तस्वीर और सच्चाई सामने आते ही सूबे की सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सपा पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा डाला। को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। ये वीडियो सामने आते ही सबके जहन में एक ही सवाल था, समाजवादी समर्थक जिस गाड़ी को तोड़ रहे हैं वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी पर लगे बैनर से अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी किसी बीजेपी नेता की है। पुलिस ने भी इसी एंगल से जांच शुरू की, लेकिन जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। पीएम और सीएम की कल रैली जो थी उसमें किस तरह से साजिश जो रची गई थी कि वहां पर बड़ा बवाल हो सके, उसके आरोपी यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, जो सचिन केसरवानी यही मेन जो आरोपी था जिसने पूरी इस रचना को रचा था। सर, आपका नाम क्या है? सचिन केसरवानी। सचिन, ये क्यों किया था, क्या मंशा था? मेट्रो जो है अखिलेश यादव जी की देन है, उसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला फूंका था और कुछ भाजपा की गाड़ी आ गई तो सिम तोड़फोड़। गाड़ी आपकी खुद की, अपने दोस्त की थी? नहीं, हमारी नहीं थे। आपको गाड़ी नहीं पता किसकी? लोगों ने नहीं, साजिश रची। वो गाड़ी वहाँ बरामद हो चुकी, पुलिस ने साफ सच बता दिया। आप सच बोल दीजिए। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। कल जिस गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, डंडों से मारकर शीशे तोड़े गए थे, वो गाड़ी आज सही सलामत नजर आई। दरअसल ये गाड़ी किसी बीजेपी नेता की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता की है, जिसने अपनी ही गाड़ी को तोड़वाकर हंगामा किया था। हालांकि सपा ने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि घटना से कोई लेना देना नहीं है। कि ये जो क्षेत्र है नौबस्ता हमीरपुर रोड, वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
वहां इस प्रकार से गुंडई करके आप दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर आप उंगली उठाएं। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। पुलिस ने सपा कार्यकर्ता सचिन केसरवानी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सचिन केसरवानी सपा का काफी करीबी बताया जा रहा है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ केसरवानी की तस्वीर आई सामने। यूपी में पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बेईमान, ये बाहुबली, ये बलवाई और इन बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों का ब्रदरहुड एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि जो ये सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये इस 3B को किसी भी तरह से बचा नहीं सकती। इस बीच अखिलेश यादव ने तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह की कोशिश के पीछे मकसद क्या था? क्या ये सपा कार्यकर्ता घटना को अंजाम देकर हिंसा भड़काना चाहते थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने क्या कुछ निकल कर सामने आया आज इस साजिश के बाद। लेकिन अब तस्वीर आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्रुखाबाद दौरे के। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार चुनाव के चलते एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों के जरिए संदेश भी दे रहे हैं। दरअसल फर्रुखाबाद में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया। इसके अलावा मंच से उन्होंने कन्नौज में जो कैश कांड हुआ, छापेमारी हुई, उसका जिक्र भी किया और अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूले। विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस रिपोर्ट को देखिए। सत्ता तक दोबारा पहुंचने के लिए सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जनसभाओं के जरिए अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी। फर्रुखाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 196 करोड़ की लागत वाली 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पीठ थपथपाई। वहीं माफिया राज को लेकर पुरानी सरकारों को जमकर घेरा। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी राम मंदिर निर्माण को भी जमकर भुना रही है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पार्टियों को घेरने की कोशिश की। ये जो राम मंदिर का काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस करती थी? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? और क्या ये काम बुआ करती? अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ढेर सारी सौगातों ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में फर्रुखाबाद की जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और इसी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम भी यूपी पहुंची है और लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव को लेकर यूपी कितना तैयार है। साथ ही तमाम मंत्रियों और अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी दल एक दूसरे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। सियासी दलों की जुबानी उबाल के बीच सूबे में अगले महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों ने परेशानी बढ़ा दी है। सवाल उठने लगा है कि ओमाइक्रोन के बीच चुनाव कैसे होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुख्य चुनाव आयोग समेत उनकी पूरी टीम लखनऊ पहुंची। कल चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात कर चुनाव पर मंथन किया, तो आज दूसरे दिन चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने लखनऊ के विधानसभा के तिलक हॉल में प्रदेश के प्रशासनिक अमले के साथ बैठक की। बैठक में 18 मंडल के कमिश्नर, कई जिलों के अधिकारी और एडीजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक को अलग अलग मंडलों के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया। सुबह की शिफ्ट में 8 मंडल के कमिश्नर, डीएम और कप्तान मौजूद थे, तो वहीं पोस्ट लंच के बाद 10 मंडल के कमिश्नर, जिलाधिकारी, कप्तान समेत आला अधिकारियों ने ईसी को मौजूदा हालात और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सारी जानकारी दी। इससे पहले कल चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी, एसपी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। चुनाव आयोग ने सभी दलों से विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और चुनाव संबंधी फीडबैक भी लिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें महिला मतदाताओं की समीक्षा के लिए महिला पुलिस हर बूथ पर तैनात रखने के साथ ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक बूथ पर वोट करने की मांग की। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने और आरएलडी ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी को हटाए जाने के साथ समय पर चुनाव कराने की मांग की। प्रदेश के एडिशनल होम सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है अवनीश अवस्थी जी, उनके ट्रांसफर की मांग की है कि चुनाव में आचार संहिता लागू होने के पहले उनका ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। नहीं, हमने ये कहा है कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हों, जो भी निष्पक्षता के साथ न काम करें, वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी वहाँ जिलों में शिकायतें आए उनके खिलाफ कार्रवाई। कल चुनाव आयोग के यूपी दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और माना जा रहा है कल चुनाव आयोग फीडबैक के आधार पर इकट्ठा हुई जानकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी और यूपी में 403 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।